हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है एंटी एंजाइनल ड्रग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है एंटी एंजाइनल ड्रग का? तो वो दवाएं जो एंजाइना में दी जाती हैं, समझ में आ रही बात? वो दवाएं जो एंजाइना में या एंजाइना को ठीक करने के लिए दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब एंजाइना क्या होता है? तो एंजाइना को हम लोग जानते हैं चेस्ट पेन के नाम से। क्या? चेस्ट पेन यानी सीने के अंदर दर्द होता है तो उसको बोलते हैं एंजाइना। और ये दर्द क्यों होता है? तो जो हमारा हार्ट है उसके जो मसल्स हैं उनको जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है और फिर वहाँ पे क्या ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता है, उनको वो क्या होते हैं कमज़ोर पड़ते हैं, उनको एनर्जी नहीं मिल पाती है, फिर उनकी डेथ होने लगती है। तो फिर क्या होता है दर्द होने लगता है। तो उसी दर्द को बोलते हैं हम लोग क्या? एंजाइना। और एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। तो उसी को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। चलिए अब हम लोग डिटेल से इसकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? तो द ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस आर कॉल्ड एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक, वो दवाएं जो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए दी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंजाइना क्या है? एंजाइना इज रिफर्ड टू द चेस्ट पेन। क्या? एंजाइना का क्या मतलब होता है? तो चेस्ट पेन की तरफ रिफर्ड किया जाता है, यानी एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन ड्यू टू लो और नो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। और ये दर्द किस वजह से होता है कि जो ब्लड की सप्लाई है वो या तो लो हो जाती है या बिल्कुल नो हो जाती है। नो का मतलब बिल्कुल नहीं सप्लाई होती है हार्ट के मसल्स के पास। तो फिर क्या होता है हार्ट के मसल्स क्या होते हैं? वीक होना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी नहीं मिलती है, कमज़ोर हो जाते हैं, फिर उनकी डेथ होने लगती है। और उसमें जब डेथ होने लगती है तो फिर दर्द होने लगता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग एंजाइना। अब ये जो हम लोग ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग बीमारी को यहाँ डिटेल से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल से बीमारी को पढ़ना है तो फार्मेकोथेरापेटिक में ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ डिटेल से जो पढ़ते हैं इसमें हम पढ़ेंगे दवाओं के बारे में। तो आज अब हम लोग दवा की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? एंटी एंजाइनल ड्रग की। जो ये एंटी एंजाइनल जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन, यानी कौन कौन सी टाइप की दवाएं इसमें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? वेसोडाइलेटर। क्या है? वेसोडाइलेटर, यानी इसके अंडर में जो दवाएं आएंगी, जो क्लासिफिकेशन आएगी, वो सब क्या करेंगी? जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट कर देंगी, उससे ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वेसोडाइलेटर में भी 3 तरह की हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? नाइट्राइड्स या नाइट्रेट। इसको नाइट्राइड्स भी बोलते हैं और नाइट्रेट भी बोलते हैं। और ये जो 2 दवाएं हैं ये बहुत फेमस हैं, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन ये 2 बहुत फेमस दवाएं हैं। और जब भी किसी को एंजाइना होता है, एंजाइना में होता क्यों एंजाइना कि इसकी में जब मतलब जो आर्टरीज हैं जो ब्लड की सप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर कोई प्लेग हो गया, कोई ब्लॉकेज आ गया तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। तो ये दवाएं देते हैं तो फौरन क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, तो ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये जो दवाएं हैं ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसकी गोली आती है सबलिंगुअल, ऐसे ही मुंह के अंदर रखेंगे, तुरंत वो क्या है 1 सेट ऑफ एक्शन होता है उसका, यानी तुरंत वहाँ से एब्जॉर्ब होती है, फ़ौरन जाके वो काम करती है और ब्लड की सप्लाई चालू करा देती है। वरना अगर ज़्यादा देर तक क्या है ब्लड की सप्लाई रुकी रहे, आदमी को पता चल रहा है मुँह से दवा खिला रहे हैं और जा रहा है, फिर पेट के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, फिर वहाँ से वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच रहा है, फिर जाके वो काम कर रहा है, तो लंबा टाइम हो जा रहा है ना। इतने में हो सकता है कि हार्ट के मसल्स जो है पूरी तरीके से मर जाएं, तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसलिए ये जो दवाएं होती हैं सबलिंगुअल दी जाती हैं और फ़ौरन 1 सेट ऑफ उनका एक्शन होता है, तुरंत काम करती हैं। तो एक तो टाइप ये हो गई नाइट्राइड्स और नाइट्रेट। इनके एग्जांपल क्या हो गया? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन। दूसरा क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। या आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इससे पहले भी पढ़ चुके हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर भी। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो वेरापामिल, अम्लोडिपिन, नेफिडिपिन। ठीक, तीसरा क्या है? पोटाशियम चैनल ओपनर। क्या है? पोटाशियम चैनल ओपनर। इसका एग्जांपल क्या है? निकोरैंडिल। क्या है? निकोरैंडिल। और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है इसके अंदर वो क्या है? बीटा एड्रीनोसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसको आप बीटा ब्लॉकर के नाम से जानते हैं, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर इसको भी आप पढ़ चुके हैं। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे कि एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, और भी इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अब हम इसमें से अब देखिए, इनमें से हम लोग नाइट्राइड्स, ये जो नाइट्राइड्स है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जो पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं इसको डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी कैल्शियम चैनल को यहाँ पे हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही जो बीटा ब्लॉकर्स है उसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि इससे पहले वाली वीडियो जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसके अंदर इसकी सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया है। इसमें आप सिर्फ ये बढ़ा सकते हैं कि ये जो दवाएं हैं
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये इसको भी एंजाइना को ठीक करने के लिए भी यूज़ होती हैं। बाकी जो भी इसका क्या है फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, डोजेज हैं, वो सारी चीज़ें सेम हैं। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल से किसको, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। तो अब ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स हैं उनका एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन ये अलग दवा है, ठीक। दीज आर कॉमनली यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस, ये क्या है कॉमनली एंजाइना पेक्टोरिस में यूज होती हैं और बाई सबलिंगुअल यूज होती हैं, ठीक है, सबलिंगुअल रूट के थ्रू ये यूज की जाती हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो डायलेशन का काम करता है। तो क्या करता है, दे डायलेट दी कोरोनरी आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं खासतौर से, यानी हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरीज हैं उनको क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। ऐसे ब्लड फ्लो को ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो रेड्यूस ऑक्सीजन डिमांड बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू दी हार्ट मसल्स, तो ये क्या करता है, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उनकी डिमांड क्या थी, ऑक्सीजन की बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसको रेड्यूस करता है। कैसे करता है कि ब्लड की सप्लाई को वहाँ तक बढ़ा देता है, यानी जो हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उन तक ब्लड की सप्लाई जब पहुँच जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँचने लगती है। तो जो उसकी डिमांड थी यानी वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गए थे तो उसको क्या करता है, वो कम कर देता है। ये मतलब है रेड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। अगर आप ये चाहें तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आप इतना कर दीजिए कि इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दी हार्ट मसल्स, ठीक। तीसरा क्या है, दे डायलेट पेरिफेरल ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीज द लोड ऑफ हार्ट। और जो हमारे जो दूसरे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का मतलब ये हमारे जो अलग अलग मसल्स वाले पार्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा लंग्स हो गया, ऐसे किडनी हो गया और हमारा जीआईटी हो गया, तो ये जो सिस्टम है अलग अलग, ये क्या होते हैं, पेरिफेरल टिश्यूज होते हैं और भी हैं। तो इस यहाँ तक जो ब्लड वेसल्स जा रहे हैं यानी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं तो उनको भी ये क्या करता है, डायलेट कर देता है, ठीक। जब डायलेट होता है तो डिक्रीज द लोड ऑफ हार्ट, तो उसमें हार्ट का लोड कम कर देता है। समझ में आ रही बात। जैसे कि मान लीजिए हमारी किडनी है, वहाँ तक जो पहुँचने वाली आर्टरी है वो क्या कॉन्स्ट्रिक्ट है और हार्ट को वहाँ ब्लड पहुँचाना है तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना। जब ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है तो फिर क्या उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, ब्लड की सप्लाई तो ब्लॉक हो रही है ना, ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से हो नहीं रही एंजाइना के अंदर। तो ये क्या करता है कि हार्ट अपना ब्लड जहाँ तक भेज रहा है तो उस रास्तों को डायलेट कर देता है ताकि आसानी से ब्लड क्या है पहुँच जाए, दिक्कत ना आए, आसानी से ब्लड क्या है वहाँ तक पहुँच जाए, हार्ट को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। अब इसके इंडिकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, तो एक तो एंजाइना में इसको यूज़ करते हैं, ऐसे ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब होता है तभी क्या होता है, एंजाइना होता है। एंजाइना क्या है, एक दर्द को बोलते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि ब्लड की सप्लाई वहाँ तक रुक जाए। तीसरा क्या है, कोरोनरी हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर में भी इसको क्या करते हैं हम लोग, तीसरा क्या, क्रोनिक हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये सारी जो बीमारियां हैं ना इनको हमने डिटेल से पढ़ा रखा है फार्माकोथेरापेटिक के अंदर। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, कब इसको नहीं देंगे, हम लोग कार्डियोमायोपैथी में नहीं देते हैं, यानी हार्ट मसल्स में अगर बीमारी है, दिक्कत है तो उसमें ये दवाएँ नहीं देते हैं, ठीक। दूसरा कहाँ पे देंगे, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, अगर किसी को क्लोज एंगल ग्लूकोमा है तो उसमें भी हम इस सब, तो उसमें भी हम लोग ये दवाएं नहीं देते हैं। अब इसके डोजेस क्या हैं, तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट 5 से 10 mg सबलिंगुअल देंगे, ठीक है, 5 से 10 mg सबलिंगुअल देते हैं। और क्या है, 20 से 40 mg सस्टेन्ड रिलीज ओरल इसका टेबलेट आता है तो वो हम देंगे ओरली। सस्टेन्ड रिलीज क्या होता है, तो सस्टेन्ड रिलीज का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए 40 mg है या 20 mg की दवा है तो उसको खाने के बाद वो 40 mg एकदम से काम नहीं करते हैं बल्कि सस्टेन्ड रिलीज है, यानी पहले उसमें से 5 mg निकलेगा, वो अपना काम करेगा, फिर क्या है, थोड़ी देर के बाद क्या 5 mg निकल रहा है, फिर वो अपना काम कर रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद 5 mg निकल रहा है, फिर वो अपना काम कर रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद 5 mg निकल रहा है और वो अपना काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मतलब रुक रुक के वो रिलीज होता है, पूरी दवा एकदम से काम नहीं करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड रिलीज। और ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक तरीका है, आपने फार्मास्यूटिक्स में इसको पढ़ा होगा, ठीक। और दूसरा जो है नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये भी क्या है, सबलिंगुअल देते हैं, कितना 0.5 mg सबलिंगुअल देते हैं और 5 से 15 mg इसका ओरल देते हैं और 5 से 20 mg यूजी देते हैं। यूजी का मतलब होता है माइक्रोग्राम, ठीक है, 5 से 20 mg माइक्रोग्राम या यूजी देते हैं किस पर मिनट के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से आईवी रूट से। अब जो दूसरा था एक क्लासिफिकेशन वो क्या था, पोटाशियम चैनल ओपनर्स, पोटाशियम चैनल ओपनर्स।
तो इसका एग्जाम्पल क्या था, निकोरेंडिल। क्या, निकोरेंडिल। तो ये कितना यूज़ करते हैं हम लोग, तो 5 से 20 mg, कितना, 5 से 20 mg पर बीडी। बीडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे। क्या होता है, ट्वाइस अ डे। ट्वाइस का मतलब 2 मरतबा, तो दिन में 2 मरतबा। तो यहाँ पे बीडी है तो इसको ऐसे याद रखिए, बोथ अ डे, यानी दिन में 2 मरतबा। बोथ का मतलब भी 2 होता है, तो आप इसको याद रखिए बोथ अ डे, लेकिन असल माना इसका होता है ट्वाइस अ डे। ठीक। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग क्रोनिक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। और ये क्या है, ये जो क्रोनिक और स्टेबल एंजाइना होता है उसको ठीक करने के लिए और उसको रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब ये क्रोनिक और स्टेबल, क्रोनिक तो आप जानते ही हैं, स्टेबल एंजाइना क्या होता है, तो ये सारी डिटेल अब यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि इसके लिए पूरा हमको स्ट्रक्चर वगैरह बना के समझाना पड़ेगा। तो मैंने इसको पढ़ा रखा है फार्माकोथेरापेटिक में, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। इतना याद रखिए कि ये स्टेबल एंजाइना को क्या करने, ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इट एक्टिवेट द पोटेशियम चैनल्स एंड कॉज वेसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज एंड लार्ज कोरोनरी आर्टरीज। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये एक्टिवेट करता है पोटेशियम चैनल को। ये पोटेशियम चैनल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल, ये क्या होते हैं, तो एक प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो ये सब क्या होते हैं, पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, ये कुछ आयंस होते हैं। ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है एक्शन पोटेंशियल का। उसको आप डिटेल में कभी होगा तो पढ़ाऊंगा, मैंने एक आध मरतबा कभी पढ़ाया था, तो अभी उसका टाइम नहीं है कि पूरा डिटेल में पढ़ाऊँ। तो सिर्फ इतना याद रखिए कि जो हमारे सेल होते हैं, सेल के अंदर इन आयंस की एंट्री होती है और फिर क्या होता है, ये बाहर निकलते हैं। एंट्री होती है, बाहर निकलते हैं। इनके एंट्री से और एग्जिट से क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। समझ में आ रही बात, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सुकड़ना होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, सुकड़ता है, रिलैक्सेशन होता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल का पूरा एक प्रोसेस होता है। तो उसमें ये क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल और सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल, क्लोरीन आयंस, ये सब जो हैं ये क्या कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। समझ में आ रही बात। तो उसी तरीके से पोटेशियम चैनल भी है, तो ये भी क्या करता है, ये जो पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं पोटेशियम चैनल को। ठीक है, जब उसको एक्टिवेट करते हैं तो उसका मतलब जब उसको एक्टिवेट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, तो उसकी वजह से वेसोडाइलेशन होता है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिए कि जो पोटेशियम चैनल हैं ये क्या करते हैं, वेसोडाइलेशन करवाते हैं। ठीक है, वेसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज, जो आर्टरीज हैं उनका वेसोडाइलेशन करा देते हैं। और जो कोरोनरी, लार्ज कोरोनरी आर्टरीज हैं, यानी जो हमारे हार्ट तक पहुंचने वाली बड़ी बड़ी जो आर्टरीज हैं उनका क्या करवाते हैं, वेसोडाइलेशन करा देते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए आप इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कि ये वेसोडाइलेशन कराते हैं। ठीक है, जब वेसोडाइलेशन होता है तो ब्लड की सप्लाई क्या है, हार्ट तक पहुंचने लग जाती है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, तो इट इज़ यानी कब यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग क्रोनिक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसको एंजाइना पेक्टोरिस को यूज ट्रीट करने के लिए और उसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा टाइप का, स्टेबल टाइप का जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कब नहीं दिए जाएंगे, तो हाइपोटेंशन में नहीं देंगे, किसी का ब्लड प्रेशर लो उसमें नहीं देंगे, लो ब्लड वॉल्यूम, किसी का ब्लड वॉल्यूम कम है तो उसमें भी नहीं देंगे, ऐसे ही पल्मोनरी एडिमा किसी को है तो उसमें भी नहीं देंगे, ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, अगर किसी का लेफ्ट हार्ट जो है, लेफ्ट हार्ट का जो वेंट्रिकल है अगर वो फेल हो रहा है, उसमें वो काम नहीं कर पा रहा सही से, तो उसमें भी ये दवा हम लोग नहीं देते हैं। ये जो आपका टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। वो क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो वो दवाएं जो हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब ये हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है, इसकी कितनी रेंजिंग है, क्या तरह का इसका क्लासिफिकेशन है, टाइप्स, और उसका क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या कॉजेज़ हैं, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया फार्माकोथेरापेटिक के अंदर। तो उसको हम यहाँ पे अब रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दवाओं की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसका क्या कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके डोजेज, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। और इसके रिलेटेड जो बीमारी की जो डिटेल है वो हम लोगों ने फार्माकोथेरापेटिक के अंदर पढ़ लिया है। अगर आप
आपने उसको नहीं देखा है वो वाली वीडियोस, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके फार्मेकोथेरापेटिक वाली जो लिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। वरना तो पता चला कि एक ही चीज़ को हम लोग वहाँ भी पढ़ेंगे यहाँ पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और टाइम इतना है नहीं अपने लोगों के पास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, और हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाएंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक, अब वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन है। ये हाइपरटेंशन की क्लासिफिकेशन नहीं, याद रखिएगा, ये एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो सबसे पहला क्या है, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स, अभी यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, अभी इसकी डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, डायूरेटिक्स। अब ये 3 तरह का होता है, एक होता है थायाजाइड्स, इसके एग्जांपल क्या है, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स और क्लोरथालिडोन। ये फेमस है, थोड़ा सा याद रखिएगा। और क्या, क्लोरथालिडोन। 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, इनके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने हर एक में सिर्फ 2 और 3 जो काफ़ी मतलब फेमस हैं, जो ज़्यादा यूज़ होती है, उसी को हमने लिया है। ठीक, दूसरा क्या है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोनोलेक्टोन और अमीलोराइड। तीसरा है लूप डायूरेटिक्स, इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूरोसिमाइड और ब्यूमेटानाइड। और दूसरा जो टाइप है क्लासिफिकेशन में वो क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल से बताया था आपको फार्मेकोथेरापेटिक के अंदर कि ये कैसे काम करता है और कैसे इसको रोका जाता है, क्या है ये सिस्टम पूरा। तो इसका एग्जांपल क्या है, कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल। और तीसरी जो टाइप है क्लासिफिकेशन की वो क्या है, एंजियोटेंसिन सेकेंड आप ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है ना, सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लोसार्टन और वल्सार्टन। और चौथी जो टाइप है वो क्या है, एडिनर्जिक ड्रग्स। ये जो एडिनर्जिक ड्रग्स हैं इसमें सेंट्रली एक्टिंग आता है, फिर उसमें क्या न्यूरॉन ब्लॉकर आता है, लेकिन वो सब इतना यूज़ नहीं होती हैं, तो मैंने सीधे इसमें जो मेन है वो ले लिया है, क्या है, अल्फा ब्लॉकर। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्राजोसिन और डोक्साजोसिन। तो अब ये जो अल्फा है इसका भी क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर आता है, ऐसे अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर आता है, अल्फा 1 एंड सेकेंड नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर आता है। तो ये सारी चीज़ें इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ऐसे ही क्या है, बीटा ब्लॉकर है, एडिनर्जिक में क्या है, बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल क्या है, टीनोलोल, प्रोप्रेनोलोल। और क्या है, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या है, लेबेटालोल और कार्बिडिलोल। और क्या है, 5वीं जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। वेरापामिल इसका एग्जांपल है, अमीलोराइड और निफिडिपिन। और एक क्लासिफिकेशन है वो है वेसोडाइलेटर्स, उसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलाजिन। तो ये क्लासिफिकेशन आपको इतना याद रहना चाहिए। अब ये जितनी क्लासिफिकेशन है इनको हम लोग हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे, और हर अलग अलग क्या है टाइप्स की जो क्लासिफिकेशन है उसका इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन और उसके डोजेस क्या है वो सब हम लोग अब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, डायूरेटिक्स। अब ये जो डायूरेटिक्स हैं ये भी क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये क्या करती हैं, तो जो ब्लड का वॉल्यूम है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या है ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लड का वॉल्यूम कम कर देती है। मान लीजिए किसी के बॉडी के अंदर अभी 6 लीटर ब्लड है, तो ये क्या करेंगी, कम कर देंगी, 5.5 कर देंगी सपोज दैट। तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। ठीक, तो अब ये क्या करती हैं, तो ये यूरिनेशन को बढ़ा देती हैं। ठीक है, वाटर लॉस करवाती हैं, यूरिनेशन को बढ़ाती हैं, वाटर लॉस करवाती हैं, तो उसकी वजह से फिर ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो है ना, ये दीज आर यूज्ड एज ए फर्स्ट लाइन ड्रग। ये जो है ना नॉर्मली फर्स्ट लाइन ड्रग है, यानी जब क्या कहते हैं किसी का हाइपरटेंशन थोड़ा लो क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या कहते हैं एसेंशियल टाइप का है, नॉर्मल टाइप का ब्लड प्रेशर है, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अब ये डायूरेटिक्स भी हम लोगों ने पढ़ा कि 3 तरीके, हालांकि 4 तरीके का है, लेकिन हमने 3 पढ़ा है। एक होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। 3 मेन है इसके, है थायाजाइड्स, दूसरा क्या है लूप डायूरेटिक्स, और तीसरा पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ठीक, तो अब जो थायाजाइड्स है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरथायाजाइड क्या है, और इसका जो डोज है वो कितना है, 125 mg से 500 mg पर डे आप दे सकते हैं। ऐसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है तो 12.5 mg से 50 mg पर डे दे सकते हैं। ठीक, अब इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है,
तो दे वर्क ऑन किडनी, ये क्या करते हैं, किडनी पे काम करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है उसके पीटीसी पे काम करते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने किडनी के बारे में पढ़ा होगा और नेफ्रॉन को पढ़ा होगा, तो नेफ्रॉन में मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो मेन चीज़ है उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपका नेफ्रॉन है, क्या है, ये आपका नेफ्रॉन मैंने बना दिया ऐसे ही नॉर्मल सा, ठीक है। तो ये जो जगह है यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये नेफ्रॉन आपका, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को छान छान के बाहर कर देता है। जैसे कि बहुत सारा वाटर भी बाहर कर देता है, ऐसे ही क्या कहते हैं, सोडियम को बाहर कर देता है, ठीक है। क्या करता है, सोडियम को बाहर कर देता है, ऐसे ही कैल्शियम को बाहर कर देता है, ऐसे ही ये क्या करता है, पोटाशियम को बाहर कर देता है, क्लोरीन को बाहर कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, फिर वापस से क्या होती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। समझ में आ रही बात, ये तो क्या करता है, छान छान के बाहर कर देता है, लेकिन ये सारी चीजें फिर से वापस रीएब्जॉर्ब होती हैं। समझ में आ रही बात, क्या होती हैं, रीएब्जॉर्ब होती हैं। तो अब ये जो दवाएं हैं ना, इन्हीं रीएब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। समझ में आ रही बात। अब ये जो डायूरेटिक्स हैं वो क्या करती हैं, ये जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसी को रोकने का काम करती हैं ये जो डायूरेटिक्स हैं, ठीक है। अब जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाती हैं यूरिनेशन के थ्रू। और अगर रीएब्जॉर्प्शन होता है तो वापस से क्या है, ब्लड के अंदर पहुंच जाती हैं सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ता है, और जिससे सोडियम हो गया तो सोडियम की वजह से ब्लड वेसल्स उनका कंस्ट्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से ब्लड क्या है, उसकी वजह से भी क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अब देखिए इसमें तीन चीज़ें आपने तीन टाइप पढ़े हैं। एक होता है थायाजाइड, क्या पढ़ा आपने, एक थायाजाइड पढ़ा है, दूसरा आपने पढ़ा लूप डायूरेटिक्स, ठीक, और तीसरा पढ़ा आपने पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स। तीन तरीके का आपने डायूरेटिक पढ़ा। तो अब देखिए एक होता है यहाँ पे इसमें पीसीटी, क्या होता है, पीसीटी प्रोक्सिमल क्यूमुलेटिव ट्यूब्यूल्स, ठीक है, क्या, पीसीटी। तो जो थायाजाइड्स है वो पीसीटी पे काम करता है, ठीक है, पीसीटी पे यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है। और जो लूप डायूरेटिक्स है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, ठीक। तो ये जो लूप डायूरेटिक्स है वो यहाँ पे काम करता है और यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है। और तीसरा होता है जो आपने पढ़ा पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स, तो वो क्या, कहाँ पे काम करता है, वो डीसीटी पे काम करता है। किस पे, डीसीटी। तो ये डीसीटी ऊपर वाला हिस्सा होता है डीसीटी, इसका मतलब होता है डिस्टल क्यूमुलेटिव ट्यूब्यूल्स। तो ये जो आपका पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स वो यहाँ पे काम करता है और क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है और पोटेशियम को क्या है, रीएब्जॉर्ब करवा देता है, पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देता है। समझ में आ रही बात, ये याद रखिएगा इस वाले में। पोटेशियम जो तीसरी टाइप है डायूरेटिक्स की, पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स, समझ में आ रही बात। तो वो ये उसमें पोटेशियम जो है, पोटेशियम बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जो थायाजाइड्स है और लूप डायूरेटिक्स है, इनकी वजह से जितने भी हैं, चाहे वो क्या सोडियम हो, क्लोराइड हो, पोटेशियम हो, क्लोरीन हो, ये सब बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है, पोटेशियम को रोक के रखता है। समझ में आ रही बात, ये पोटेशियम को रोक के रखता है। कौन, पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स का मतलब ही यही है। पोटेशियम स्पैरिंग का मतलब बचा देना, माफ कर देना, छोड़ देना। तो ये पोटेशियम को छोड़ देता है और इनकी वजह से जो निकल गए, जो कमी आ गई है, उसको भी पूरा करने का काम कौन करता है, पोटेशियम। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक। समझ में आ रही बात, अगर पोटेशियम की कमी होती है तो आदमी को बहुत ज़्यादा मतलब उससे नुकसान हो जाता है, बदन में एकदम दर्द होने लगता है, बदन में अकड़ आने लगती है, बदन टूटने लगता है, फटीग होती है उसमें। समझ में आ रही बात। तो ये जो तीसरा वाला है वो कहाँ पे काम करता है, डीसीटी। इतना मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है आपके लिए। अब आते हैं हम लोग असल क्लासिफिकेशन पे। तो आपने तीन तरह का पढ़ा ना, तो एक क्या है, थायाजाइड्स, इसका एग्जांपल पढ़ लिए। तो ये कहाँ पे काम करता है, थायाजाइड, तो ये करता है पीसीटी। पीसीटी है ना, प्रोक्सिमल क्यूमुलेटिव ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पे काम करता है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ये आपका नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन के पीसीटी पे काम करता है एंड रेड्यूस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है, पोटाशियम के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है, क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, रोक देता है। 10 प्रोमोट द एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, और बॉडी के जो फ्लूइड्स है उनको निकालने को क्या करता है, बढ़ावा देता है, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलवाता है। कौन, थायाजाइड। बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो जब ज़्यादा निकलते हैं तो क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक।
और जो ये सोडियम है, इस सोडियम को भी बाहर निकलवाता है, तो एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम रिलैक्स दी बॉडी ब्लड वेसल्स आल्सो। तो जो जो क्या कहते हैं, जो सोडियम है अगर वो बाहर निकलता है तो उससे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और सोडियम की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो ब्लड वेसल्स जो हैं, यानी जिसके अंदर ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। जब कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। एंड लोअर दी ब्लड प्रेशर, और क्या करता है ये, ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। कैसे, जब सोडियम क्या है, सोडियम जब बाहर निकलता है तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो रिलैक्स होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, डाउन हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक। तो ये पहला टाइप हो गया आपका। अब जो दूसरा है वो क्या है, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। आप मैंने इसके बारे में बता दिया, ठीक है। पोटाशियम स्पेरिंग का मतलब ये होता है, समझिए जो किसी चीज़ को रोक के रखे, माफ़ कर दे, बचा ले, ठीक है। तो ये क्या करता है, पोटाशियम को बचा लेता है, समझ रहे हैं, उसको रीअब्जॉर्ब होने देता है, यानी उसको बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता है। कौन, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। उसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोनोलेक्टोन। तो कितना यूज़ होता है, तो 25 से 50 ml पर डे यूज़ करा सकते हैं आप, ठीक। ऐसे ही अमाइलोराइड 5 से 10 mg क्या है, पर डे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी कहाँ पे, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका यहाँ से समझ लीजिए, क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो दे वर्क ऑन किडनी, तो ये भी किडनी पे काम करता है। और कहाँ पे काम करता है, एट DCT ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो मैंने दिखाया ना, DCT यानी डिस्टल क्यूमुलेटिव ट्यूबल्स, उस पर काम करता है। एंड रेड्यूस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ये क्या करता है, रोकता है। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन रोकता है, यानी वापस से सोडियम ब्लड में नहीं जा पाता है। ऐसे ही क्लोराइड को भी नहीं जाने देता है। लेकिन 10 प्रोमोट दी, इसमें देखिए आप, सिर्फ इसमें हमने सोडियम लिया, क्लोराइड लिया, पोटाशियम हमने नहीं लिया इसके अंदर, ठीक। 10 प्रोमोट दी एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, और बॉडी के, तो इस तरीके से बॉडी के फ्लूइड को क्या करता है, ये एक्सक्रीट आउट करता है, बाहर निकालता है बॉडी से। तो इस तरीके से बॉडी ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, थोड़ा सा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और क्या करता है ये, इट प्रिवेंट्स एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम। ये देखिए मैंने इसको कलर बदल दिया ताकि आपको याद रहे। तो ये पोटाशियम का जो एक्सक्रीशन है उसको रोकता है, यानी पोटाशियम को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता है। एंड करेक्ट दी पोटाशियम लॉस कॉज्ड बाय द अदर डायूरेटिक्स, और जो दूसरे डायूरेटिक्स हैं उनकी वजह से पोटाशियम का जो लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ है, इसको सही करने का काम करता है, यानी उसको मैनेज कर देता है ताकि बॉडी के अंदर फटीग ना हो, दर्द ना हो। तीसरा जो है वो क्या, लूप डायूरेटिक्स। ये कहाँ पे काम करता है, लूप ऑफ हेनली, जो नीचे वाला हिस्सा था वहां पे ये काम करता है। इसका एग्जांपल क्या है, फ्यूरोसिमाइड। ये कितना यूज करते हैं, तो 20 से 80 mg पर डे यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, ब्यूमेटानाइड, तो 0.5 से 2 mg पर डे यूज कर सकते हैं। तो ये भी कहाँ पे काम करता है, तो ये भी किडनी में काम करता है, किडनी पे काम करता है। और कहाँ पे करता है, लूप ऑफ हेनली, जो लूप ऑफ हेनली वहाँ पे काम करता है नेफ्रॉन का, ठीक है। एंड रेड्यूस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको रोक देता है। पोटाशियम के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है, और क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो ये जो आपका थायाजाइड्स है और जो लूप और डायूरेटिक्स हैं, ये दोनों क्या है, पोटाशियम को भी निकाल देते बाहर। लेकिन ये वाला जो है पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, वो पोटाशियम को बाहर नहीं निकालता है, ठीक। और इस तरीके से क्या करता है, ये बॉडी फ्लूइड को कम कर देता है, और फिर उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी आपका क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये डायूरेटिक्स यूज होते हैं, तो एक तो हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव में आ रहा है तो हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज होते हैं। ऐसे ही एडिमा को ठीक करने के लिए यूज होते हैं। एडिमा मतलब जैसे कि कहीं पे पानी भर गया, जैसे पैरों में क्या है, जब किसी के हार्ट में दिक्कत होती है, जैसे कि मान लीजिए जो उसके वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व हैं, तो अगर उसमें दिक्कत होती है तो पूरा क्या है, ब्लड वापस नहीं आ पाता है, समझ में आ रहा है। तो जो बॉडी के अलग पूरे फ्लूइड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए पैरों में जो ब्लड गया हुआ है तो वहाँ से पूरा फ्लूइड वापस नहीं आ पाता है, बहुत सारा वहीं पर रुक जाता है, तो पैर उनके क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। जिसको ये दिक्कत होती है हार्ट के अंदर, जिसको हार्ट फेलियर का एक टाइप होता है कि जो मिट्रल वॉल्व उसमें दिक्कत हो गई तो पूरी तरीके से फ्लूइड वापस नहीं आ पाता, तो उसमें पानी भर जाता है। तो ऐसी दिक्कत में भी ये दवाएं क्या करते हैं, देते हैं डायूरेटिक्स। उसमें खास तौर से स्पाइरोनोलेक्टोन देते हैं कि पोटाशियम ना निकले, बाकी जो फ्लूइड वो निकल जाए, तो पैर का सूजन खत्म हो जाता है। और भी कहीं पे ऐसे सूजन है, मान लीजिए
लंग्स के अंदर एडिमा हो गया, पानी वहाँ पे भर गया, तो उसको भी निकालने के लिए दवाएं क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। तो एडिमा में यूज़ होती हैं। और किस में यूज़ करते हैं इसको, डायबिटीज़ में भी ये दवाएं यूज़ होती हैं। इस तरीके ये क्या करती हैं, फिर वहाँ से ग्लूकोज को बाहर निकालने का काम करती हैं। ऐसे ही कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में ये दवाएं यूज़ होती हैं। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि जब हमारा हार्ट का जो मतलब जो हमारा हार्ट है वो पूरी तरीके से जोर नहीं लगा पाता, पूरी तरीके से क्या है पंप नहीं कर पाता, उसके अंदर समझ लिए कि कोई बीमारी हो जाती है, तो हार्ट के जो मसल्स उसमें दिक्कत आती है, पूरी तरीके से वो ब्लड को क्या पंप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जो दिक्कत होती है उसमें भी इसको यूज़ करते हैं, ताकि ब्लड का फ्लूइड कम हो जाएगा तो उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी हमारे हार्ट को। ऐसे ही इसको क्या है, हाइपर कैल्सीमिया में भी यूज़ करते हैं, यानी किसी के बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, उसको बाहर निकालना है, तो ये वाली दवा देंगे तो कैल्शियम बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही सर्टेन किडनी डिसीज, कुछ खास टाइप की किडनी की बीमारियां हैं जिसमें इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही लिवर सिरोसिस में भी इसको यूज़ करते हैं, लिवर डैमेज हो गया है तो भी उसमें इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो तीनों डायूरेटिक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनका क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो हाइपोकैलेमिया में यूज़ नहीं करेंगे। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है जब किसी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। तो उस कंडीशन में ये दवाएं यूज़ नहीं करेंगे। पता चला कि पहले से उसको पोटेशियम की कमी है और आपने क्या है क्लोरथायाजाइड दे दिया, तो और ज़्यादा पोटेशियम की कमी हो जाएगी, तो आदमी क्या बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। ऐसे ही हाइपोटेंशन है अगर किसी को, तो उसमें भी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए कि ये तो एंटी हाइपरटेंसिव है। अगर मान लीजिए किसी को मान लीजिए एडिमा के लिए आप वो वाली दवा दे रहे हैं और उस आदमी का हाइपोटेंशन है, यानी उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो और ज़्यादा लो हो जाएगा तो गिर जाएगा धड़ाम से वो। तीसरा क्या है, हाइपोनेट्रेमिया में इसको यूज़ नहीं करेंगे। हाइपो का मतलब होता है समझिए कमी है किसी के अंदर, ठीक है, और नेट्रेमिया का मतलब होता है सोडियम। तो सोडियम की कमी अगर किसी के अंदर है तो उस कंडीशन में भी दवाएं यूज़ नहीं करेंगे, वरना और ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब इसके डोजेस क्या है, तो डोजेस मैं बता चुका हूँ, ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ऊपर में इसके डोजेस बता दिया हूँ, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये दूसरी टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसका एग्जांपल क्या है, कैप्टोपिरिल और रेमिप्रिल, ठीक। दीज आर कॉमनली यूज्ड एज फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये जो डायरेटिक्स हैं वो भी फर्स्ट लाइन में यूज़ होती हैं। फर्स्ट लाइन मतलब जैसे कि मान लीजिए 5-6 क्लासिफिकेशन है, तो इनमें से कौन सी दवा आप यूज़ करेंगे, किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है तो फर्स्ट लाइन मतलब पहले इनको हम लोग देते हैं। अगर इससे आराम नहीं मिलता है, इससे उनका हाइपरटेंशन ठीक नहीं होता है, तब हम लोग सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये मतलब होता है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट लाइन क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करते हैं, वेसो डायलेशन करते हैं, यानी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, उससे ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है, चाहे सिस्टोलिक हो चाहे डायस्टोलिक, दोनों तरह के ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, लो हो जाते हैं। दूसरा क्या है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, और ये ब्लड फ्लो को क्या करता है, बढ़ा देता है। किधर, तो जो हमारा किडनी है वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है। ऐसे जो कोरोनरी आर्टरीज है, हमारे हार्ट के अंदर जो आर्टरीज हैं वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है। और क्या इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इट प्रिवेंट द एंजाइम फ्रॉम कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो ये जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ये समझ लीजिए पूरा यहाँ तक। इसको ACE और I बोलते हैं, ठीक है। ACE का मतलब हो जाएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक। ये एक एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एक एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी ये पूरा ACE एक ऐसा एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर, ठीक है। एंजियोटेंसिन है तो कहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर। कौन करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो अब ये जो दवा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, ये क्या है, इनहिबिटर है। तो इस एंजाइम को, जो ये ACE एंजाइम है, उसको ये रोक देता है। अब अगर ये जो एंजियोटेंसिन है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड में अगर कन्वर्ट होता है, समझ में आ रही बात, अगर एंजियोटेंसिन जो है अगर वो एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद जाके वो क्या करता है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है, सुकड़ा देता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसी दवा हम लोग देते हैं कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो काम न कर सके। जब ये काम नहीं करेगा तो एंजियोटेंसिन क्या है, फर्स्ट जो एंजियोटेंसिन है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं होगा। वो कन्वर्ट नहीं होगा तो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही बात।
तो यही है। तो अब ये जो दवा है ना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स एंजाइम फ्रॉम कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन सेकेंड, ठीक है। तो ये जो दवा है वो इस एंजाइम को रोकता है। ये जो एंजाइम है कौन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसको ये दवा रोकती है। कौन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये इनहिबिटर वाली जो दवा है वो इस एंजाइम को रोकती है। किस बात से रोकती है, फ्रॉम कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन सेकेंड, यानी एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन सेकेंड बनने से रोकती है ये वाली दवा है। अब इसके इंडिकेशन क्या है, तो दे आर यूज्ड टू ट्रीट फॉलोइंग डिसीज। तो ये नीचे वाली जो बीमारियां इनको ठीक करने के लिए ये दवाएं देते हैं। तो इसको देते हैं हम लोग हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन समझ में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर को ये क्या करेगा, लो कर देगा, इसलिए कि वेसो डायलेशन कर देगा, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करता है, डायलेट कर देता है। ये क्या करता है, डायलेट कर देता है, ठीक है। जो डायलेट होंगे तो ब्लड का फुल जो मतलब ब्लड का प्रेशर है वो लो हो जाता है। ऐसे ही इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में। कहाँ पे, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी हार्ट जो मसल्स जो हैं वो पूरी तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि आगे जो आर्टरीज हैं जहाँ पे इसको पंप करना है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हैं, रास्ता तंग है, तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है और इतनी ताकत क्या है, हार्ट लगा नहीं पा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो उसी को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ऐसी कंडीशन में भी देंगे, तो ऐसी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसको देते हैं। तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, तो इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा हमारे हार्ट को। ऐसे ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसको देते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जो हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी पूरी तरीके से उनको क्या है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। क्या है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि जो मतलब ब्लड वेसल्स वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हों और ब्लड पूरी तरीके से आ नहीं पा रहे हैं हार्ट के मसल्स तक, तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो उस कंडीशन में भी इसको हम लोग देते हैं। तो ये क्या करता है, डायलेट कर देगा, तो ब्लड पूरी तरीके से ब्लड का फ्लो क्या है, हार्ट की तरफ बढ़ जाता है। और किस में देते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या होता है, तो इसका नेफ्रोपैथी का मतलब ये होता है कि नर्व जो है हमारे जो नर्व्स हैं वो क्या हो, डैमेज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। तो नेफ्रोपैथी में इसको देते हैं, यानी डायबिटीज़ की वजह से जब नर्व डैमेज हो जाते हैं तब भी ये हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम देते हैं। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो इसको हम लोग कब नहीं देते हैं, तो एंजियो एडिमा में नहीं देते हैं। किसमें, एंजियो एडिमा में। एंजियो एडिमा क्या होता है कि एडिमा का मतलब ये समझिए कि सूजन, ठीक है। एडिमा का मतलब समझिए कि सूजन वगैरह है। तो एंजियो एडिमा ऐसा मतलब सूजन होता है जिसमें दर्द नहीं होता है। मान लीजिए जो लिप्स है उसमें सूजन हो गया, ऐसे ही जो स्किन है उसमें सूजन हो गया, माउथ में सूजन हो गया, थ्रोट में सूजन हो गया, नोज में सूजन हो गया, लेकिन दर्द नहीं होता है। जिस सूजन के अंदर दर्द नहीं होता उसको बोलते हैं एंजियो एडिमा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये दवाएं नहीं दी जाएंगी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में एंजियो एडिमा में ये दवाएं क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मना है, नहीं दी जाएंगी। हाइपर सेंसिटिविटी टू एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, कोई ऐसा है जिसकी वजह से क्या उसको बहुत जल्दी एलर्जी हो जा रही है इस दवा की वजह से, तो भी ये दवाएं नहीं देंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ऐसे ही इन सिंगल किडनी पर्सन, किसी आदमी के पास एक ही किडनी खराब हो गई है तो उसको भी ये दवाएं क्या है, नहीं देंगे। इनके डोजेस क्या हैं, तो कैप्टोप्रिल 25 से 100 mg पर डे दे सकते हैं। रेमिप्रिल तो 2.5 से 20 mg पर डे दे सकते हैं। ऐसे लो सार्टन 25 से 100 mg दे सकते हैं। वॉल सार्टन 80 से 320 mg पर डे दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा किसको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के बारे में। अब एक क्लासिफिकेशन आपने और पढ़ा था, एंजियोटेंसिन सेकेंड, क्या पढ़ा था, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। तो उसका भी जो मतलब फंक्शन है तकरीबन इसी की तरह से है, समझ में आ रही बात। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का जो हम लोगों ने पढ़ा, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो ये जो चीज़ें हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो उसका भी सब चीज़ें क्या है उसी की तरीके से हैं, इसलिए हम लोग उसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। आप उसी पे क्या है उसको भी मान लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मैंने उसके क्या है जो डोजेज हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, लो सार्टन और वॉल सार्टन, ये क्या है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर के एग्जाम्पल्स हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। बाकी जो एंजियोटेंसिन सेकेंडरी रिसेप्टर ब्लॉकर को अलग से हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उसमें जो कुछ पढ़ा है वो सेम इसका भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एड्रीनर्जिक ड्रग्स, ये क्या होता है, एड्रीनलिन क्या होता है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। समझ में आ रही बात कि अल्फा रिसेप्टर क्या होता है, बीटा रिसेप्टर क्या होता है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक, सिम्पैथोलाइटिक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक।
तो एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स हैं जो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए यूज़ होती है उसमें उनमें से एक क्या है, अल्फा ब्लॉकर। उसका एग्जांपल क्या है, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, योहिम्बिन, फेनोक्सीबेंजामीन, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं अल्फा ब्लॉकर में। ठीक, तो ये दीज आर नॉट प्रीफर्ड फॉर नॉर्मल हाइपरटेंशन। तो जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं ये नॉर्मल टाइप का, अगर एसेंशियल टाइप का किसी को हाइपरटेंशन है तो उसमें हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, दे आर यूज टू ट्रीट स्पेशल कंडीशन। ये कि जब स्पेशल कंडीशन होती है, कुछ अलग टाइप की सीरियस डिसीज होती है हाइपरटेंशन की, तब उसमें अल्फा ब्लॉकर हम लोग यूज़ करते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, तो ये क्या करता है, इफेक्ट ऑन सीवीएस। तो ये हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उस पर काम करता है। तो क्या करता है, हाइपोटेंशन करता है, फॉल इन बीपी। तो हाइपोटेंशन करता है तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है। ठीक, और ये हमारे आंखों पे काम करता है तो मियोसिस कराता है। मियोसिस का मतलब उसको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है हमारे आंखों के अंदर। दूसरा क्या, नेजल कॉन्जेशन कराता है। नेजल कॉन्जेशन का मतलब नाक जो जाम हो जाती है, तो इसकी वजह से नाक भी क्या हो सकती है, जाम हो सकती है। ऐसे इनहिबिट इजैकुलेशन, ये इजैकुलेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इजैकुलेशन का मतलब ये कि आदमी जब सेक्स वगैरह करता है तो उसका जो सीमेन है वो निकलता जो है उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन। तो ये क्या करता है, उसको रोकता है। यानी अगर कोई आदमी ये जो अल्फा ब्लॉकर जो दवाएं हैं वो खाता है तो उसका इजैकुलेशन जल्दी से नहीं होगा, यानी उसकी समझ लीजिए टाइमिंग बढ़ जाएगी। पांचवा इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। हमारा जो इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देता है, यानी उसका जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है उसको बढ़ा देता है ये। इसके इंडिकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है, तो टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही कहाँ पे यूज़ होता है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होता है। ऐसे ही कहाँ पे यूज़ होता है, माइग्रेन के अंदर यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो अल्फा ब्लॉकर से कहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं, तो ये हेपेटिक एंड रीनल डिसीज़, यानी किसी को लीवर की दिक्कत है या किडनी की प्रॉब्लम्स है तो उसमें यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे पेप्टिक अल्सर है, यानी जीआईटी के अंदर अल्सर है तो उसमें भी यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर किसी को ड्रग से एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है तब भी इसको यूज़ नहीं करते हैं। और क्या है, कोरोनरी आर्टरीज डिसीज़, जो हमारे हार्ट के जो हमारे हार्ट की आर्टरीज हैं, जो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स हैं, उसमें अगर दिक्कत है तो वहाँ पे भी इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसका डोजेस क्या है, तो 1 से 15 mg पर डे यूज़ कर सकते हैं प्राजोसिन को, और डोक्साजोसिन जो है 1 से 20 mg पर डे यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी जो है एड्रेनर्जिक ड्रग्स में वो क्या है, बीटा ब्लॉकर्स। क्या है, बीटा ब्लॉकर्स। इसको बीटा ब्लॉकर्स को हम लोग बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल, कई बार ये आ चुका आपको, आप अब तक तो आपको ये याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो दे आर इफेक्टिव इन ऑल ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये कह रहे हैं कि ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो किसी भी टाइप का हाइपरटेंशन है, यानी नॉर्मल है, उससे ऊपर है और हाई लेवल का है, ठीक है, क्राइसिस वाला है, तो किसी भी कंडीशन में है तो हर टाइप के क्या है हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में बीटा ब्लॉकर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल जैसे एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को कम कर देता है। ब्रोंकोडाइलेशन कराता है ये, ऐसे वेसोडाइलेशन कराता है ये, पता है, ऐसे लोअर ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में। ठीक है, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जब इसको कहा जाता है चेस्ट का दर्द, सीने का दर्द, जब जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं जब उनको क्या ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती है, एनर्जी नहीं मिलती है, तो फिर क्या होता है, वो डेथ होना लगता है उनका, वो मरने लगते हैं, काम नहीं कर पाते, तो उसमें दर्द होता है बहुत, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंजाइना। ठीक है, तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही कार्डियक अरेथमिया में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अरेथमिया का मतलब ये जो हार्ट रेट है वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है, मतलब एक उसमें रिद्म में नहीं रहता है। ठीक है, कभी क्या बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, कभी बहुत कम हो जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही माइग्रेन में भी इसको यूज़ किया जाता है, माइग्रेन आधे सर का दर्द। ऐसे एंजाइटी में यूज़ करते हैं। ऐसे ही पार्किंसंस डिसीज़ में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये माइग्रेन, पार्किंसंस डिसीज़, एंजाइटी, सारी बीमारियां मैं पढ़ा चुका हूं। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन नेजल कॉन्जेशन,
यानी अगर किसी का नाक जाम है और ये दवा कर देंगे तो और ज़्यादा क्या है उसकी नाक जाम हो जाएगी। ऐसे ही हेडेक अगर किसी को है नॉर्मल टाइप का तो उसमें नहीं देंगे। ऐसे ही डिप्रेशन वाले को नहीं देंगे। ऐसे ही हेपेटाइटिस है, किसी को लीवर में इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसको नहीं देते हैं। इसके डोजेस क्या है तो एटिनोलोल 25 से 100 mg पर डे यूज़ करा सकते हैं। प्रोप्रानोलोल है तो 80 से 240 mg हर 12 घंटे के हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक है, 80 से 240 mg जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से 12 घंटे के बाद ये दवा दे सकते हैं। अब एक टाइप है एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, उसमें क्या है अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स है। यानी ये जो दवाएं हैं वो अल्फ़ा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, बीटा रिसेप्टर को भी क्या कर देती हैं ब्लॉक कर देती हैं। उसका एग्जांपल क्या है लेबेटालोल और कार्बिडिलोल। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, तो ये भी हार्ट रेट को कम कर देता है, वेसोडाइलेशन कराता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी करता है। क्या करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करता है, यानी आदमी का जो पेनिस है उसमें क्या इरेक्शन नहीं होगा, वो खड़ा नहीं हो पाएगा सही से, यानी आदमी सेक्स करने के लायक नहीं रहेगा जब तक ये दवा खाएगा। अगर इस दवा का ये इफेक्ट हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है, किसी किसी में इसका इफेक्ट दिख सकता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए। और क्या लोअर ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है ये लो कर देता है। इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये, तो हाइपरटेंशन में यूज़ होगा, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होता है, कार्डियक अरेथमिया में यूज़ होता है, माइग्रेन में यूज़ होता है, ठीक है, एंजाइटी में यूज़ होता है, ऐसी पार्किंसंस डिसीज़ में और ग्लूकोमा में भी यूज़ होता है, और किसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसके, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा, अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं देंगे। ऐसी किसी को ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ इतना याद रखिए कि जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, जो उसका ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया, पूरी तरीके से एयर का फ्लो नहीं हो पा रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं देंगे। सीवियर लिवर डिसीज़ अगर किसी को तो तब भी उसको हम लोग क्या है लीवर की दिक्कत है बहुत तगड़ी वाली, तो उसमें भी नहीं देंगे। ऐसे किसी का हार्ट रेट स्लो है यानी हार्ट रेट डाउन है तो भी उसमें ये दवाएँ नहीं देंगे। इसके डोजेस क्या हैं कार्बिडिलोल के, तो 12 से 12.5 से 50 mg पर डे दे सकते हैं कार्बिडिलोल को, और लेबेटालोल को 200 से 800 mg पर डे दे सकते हैं। अब एक टाइप है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, वो क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसको याद रखिएगा बहुत यूज़ होने वाली दवा है। क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वेरापामिल, अम्लोडिपिन, नेफिडिपिन और भी कई सारी डिपिन करके आती हैं इसकी, ठीक है। तो दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन एज फर्स्ट लाइन ड्रग। तो ये क्या कॉमनली ये यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, और ये फर्स्ट लाइन ड्रग है यानी इसको शुरू में आप दे सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड सेफली इन पेशेंट हैविंग अस्थमा। और ये वाली जो दवा है ना, अगर किसी को अस्थमा है और उसका हाइपरटेंशन भी है, ठीक है, जैसे कि वो बीटा ब्लॉकर्स जो थी उनको अस्थमा वाले को देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को अस्थमा है, ऐसे ही हाइपरलिपिडेमिया है, ऐसी डायबिटीज़ मेलाइटस है और रीनल डिसफंक्शन है यानी किडनी में प्रॉब्लम है, तो इन सब बीमारी अगर किसी को है तब भी आप क्या है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं उसका हाइपरटेंशन ठीक करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये क्या करता है रिलैक्स ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है डायलेट कर देता है, रिलैक्स कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्शन को कम कर देता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है लो हो जाता है। और क्या करता है स्लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन हार्ट, हमारे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको थोड़ा सा ये स्लो करता है। आपने पढ़ा होगा एवी नोड, एसए नोड, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसके बाद क्या है ब्लड क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है, तो उस वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट के अंदर उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। इस तरीके से क्या होता है हार्ट का रेट, हार्ट बीट जो है हार्ट रेट क्या होता है थोड़ा डाउन हो जाता है, ठीक। तो जब ये डाउन होता है तो ब्लड प्रेशर भी क्या होता है डाउन हो जाता है। अब इसके इंडिकेशंस क्या हैं, तो दे कैन बी यूज्ड इन पेशेंट हुम बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है, जिसमें बीटा, तो आप ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं आप उन पेशेंट को भी दे सकते हैं जिनको आप बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रही है, जिसमें बीटा ब्लॉकर क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड मना है, उनका हाइपरटेंशन ठीक करने के लिए आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से दे सकते हैं। ऐसे इसको एंजाइना पेक्टोरिस में भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए और एरेथमियास को भी ठीक करने के लिए दे सकते हैं, यानी हार्ट रेट क्या है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसमें भी दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं इसके, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो ये क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सीवियर अस्थमा। समझ में आ रही बात, किसमें सीवियर अस्थमा यानी अस्थमा बहुत तगड़ा है तब, एक नॉर्मल टाइप का अस्थमा है तो उसमें तो दे सकते हैं,
समझ में आ रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा अस्थमा है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर है, बहुत खतरनाक है, डेंजरस है, तो उसमें देंगे तो क्या है, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे तो और ज़्यादा वो खतरनाक हो जाएगा, तो उसमें नहीं देंगे। ऐसे ही विद बीटा ब्लॉकर्स, यानी अगर किसी की बीटा ब्लॉकर से दवाएं चल रही हैं तो उसी के साथ में आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी नहीं देंगे। ऐसे ही इन पेशेंट हैविंग हाइपर सेंसिटिविटी टू इट, यानी किसी को इससे अगर एलर्जी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, कुछ लोग होते हैं उनकी अलग अलग एलर्जीज बन जाती हैं, यानी वो दवा खाएंगे तो उनको एलर्जी हो जाती है फ़ौरन, तो ऐसी दवा नहीं दिया जाता उनको। तो अगर किसी को इससे क्या है, एलर्जी है हाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, तो उसको भी ये दवा नहीं देंगे। अब इसके डोजेस क्या हैं, तो वेरापामिल कितना 120 से 360 mg पर डे दे सकते हैं। अम्लोडिपिन के तो 200 के अम्लोडिपिन जो है तो 2.5 से 10 mg पर डे दे सकते हैं। नीफेडिपिन है तो 30 से 60 mg पर डे दे सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन और रह गया है, वो क्या है, वेसोडाइलेटर्स। तो ये नाम से मालूम है कि ये क्या करेंगे, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसको डायलेट कर देंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलाजीन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये एग्जांपल किसके, वेसोडाइलेटर्स के। दे में बी यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशंस। तो ये जो दवा है ना, अगर किसी को हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें क्या वेसोडाइलेटर्स, ये क्या कहते हैं, हाइड्रोलाजीन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये दवाएं यूज़ की जाती हैं। बिकॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका जो एक्शन है वो क्या है, बहुत फास्ट है, तुरंत ये क्या है, काम करती हैं। दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, और ये जो दवाएं हैं प्रेगनेंसी में भी क्या है, सेफ हैं, प्रेगनेंसी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है इनसे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दे रिलैक्स दी वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स डायरेक्टली। तो ये जो ब्लड के हमारे वेसल्स का जो वॉल है, ब्लड वेसल्स हैं ये, ठीक है, तो इसके जो वॉल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स के जो वाल हैं इसको क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो क्या है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है उससे कम हो जाता है। इंडिकेशन क्या है इसका, तो हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए इसको यूज करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर। अगर किसी का हार्ट फेल की प्रॉब्लम है तो उसमें नहीं देंगे। कोरोनरी आर्टरीज डिसीज अगर, तो उसमें भी ये दवाएं नहीं देंगे। कोरोनरी आर्टरीज आप जानते हैं, हार्ट वाली जो मतलब आर्टरीज होती हैं उसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। इसके डोजेस क्या है, तो हाइड्रोलाजीन जो है वो 25 से 100 mg पर डे देंगे। ऐसे ही सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है तो 0.25 से 1.5 mg पर kg पर मिनट के हिसाब से IV रूट से दे सकते हैं, IV इन्फ्यूज़न के थ्रू इसको दे सकते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए किसी का हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू ये दवा देंगे, कौन सी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक, तो कितना देंगे, 0.25 से 1.5 mg पर kg के हिसाब से क्या है, देंगे, ठीक है। मान लीजिए एक बार दिया, 1 मिनट में इतना दिया तो फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर अगले मिनट में भी क्या है उसको इतना दे सकते हैं। तो इस तरीके से IV रूट से इसको दिया जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है, जो कि तीसरा टॉपिक है, यानी समझ लीजिए चैप्टर नंबर 5 का ये 3rd पार्ट है। तो वो क्या है, एंटी अरेथमिक ड्रग्स। क्या है, एंटी अरेथमिक ड्रग्स। तो ये क्या होते हैं एंटी अरेथमिक ड्रग्स, तो वो दवाएं जो अरेथमिया को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी अरेथमिक ड्रग्स। अरेथमिया क्या है, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना जानिए कि जो हमारा हार्ट है उसका जो हार्ट रेट है या हार्ट बीट है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने का मतलब इम्प्रॉपर हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, यानी कभी तो बहुत तेज़ी से क्या है वो हार्ट बीट होने लग जा रहा है, कभी क्या रहा है बहुत स्लो हो जा रहा है। तो जब कभी बहुत तेज़ होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कभी बहुत स्लो होगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो इस तरीके से दिक्कत आने लगती है, समझ में आ रहा है। तो अरेथमिया क्या है, यानी हार्ट का प्रॉपर तरीके से क्या है, बीट ना करना, हार्ट का पूरी प्रॉपर तरीके से ना धड़कना। इरेगुलर बीट अगर हो जाता है हमारे हार्ट का, या हमारे हार्ट का धड़कना इरेगुलर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अरेथमिया। तो उसको ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी अरेथमिक ड्रग्स। चलिए अब डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं इसकी सारी चीज़ों को। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, तो दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट अरेथमिया आर कॉल्ड एंटी अरेथमिक ड्रग्स। ठीक है, तो जो दवाएं अरेथमिया को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं एंटी अरेथमिक ड्रग्स। अरेथमिया क्या है, तो अरेथमिया इज इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, अरेथमिया क्या है, इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट
हार्ट का सही तरीके से बीट न करना, न धड़कना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरेदमिया बोलते हैं। वेदर, अब उसमें क्या होगा, चाहे इरेगुलर हो जाए वो, या बहुत फास्ट हो जाए, या क्या टू मच स्लो हो जाए, या बहुत स्लो हो जाए हार्ट रेट या हार्ट बीट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरेदमिया बोलते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन हम लोग किसकी पढ़ रहे हैं, ये अरेदमिया की क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि एंटी अरेदमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। और इसके एग्जांपल क्या है, क्विनिडीन, प्रोकैनामाइड, लिडोकैन, और इसको लिग्नोकैन भी बोलते हैं, और क्या है, फेनिटोइन। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, बीटा ब्लॉकर्स, जो आप एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, एटिनोलोल और प्रोप्रानोलोल। तीसरा क्या है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, इसका एग्जांपल क्या है, एमियोडेरोन और ब्रिटाइलियम। था जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसको आप एक बार पढ़ चुके हैं, बल्कि एक नहीं, 2, 3, 4 बार पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग दो चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। एक सोडियम चैनल ब्लॉकर हम लोगों ने नहीं पढ़ा, और दूसरा हम लोगों ने पोटेशियम चैनल ब्लॉकर नहीं पढ़ा है। तो इसी दो को हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो बीटा ब्लॉकर आप इसको पढ़ चुके हैं तो वहाँ से ले लीजिएगा, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर को। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो क्विनिडीन, प्रोकैनामाइड, लिडोकैन या लिग्नोकैन और फेनिटोइन। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दे ब्लॉक मायोकार्डियल सोडियम चैनल्स। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा मायोकार्डियल है, मायोकार्डियल यानी हार्ट के मसल्स, उनको 3 पार्ट में मेनली बांट रखा है, ठीक है। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। तो जो मायोकार्डियम होता है, ये बीच वाला मसल्स होता है, जो कि सबसे मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, जिसकी वजह से क्या हार्ट हमारा क्या ब्लड को पंप कर पाता है, ठीक। तो मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए हार्ट का रेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये क्या करता है, मायोकार्डियम के सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। जब उसको ब्लॉक करता है तो क्या होता है, हार्ट रेट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। अब ये सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल में भी पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि ये एक्शन पोटेंशियल का एक पार्ट होता है। ये जो चैनल्स हैं, ये सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, तो ये क्या करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे सेल, जब ये सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट करते हैं, तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो अब ये जो चैनल्स है, जितनी तेज़ी से जाते हैं फिर बाहर आते हैं, जितनी तेज़ी से जाते हैं, फिर उसमें पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत डिटेल है इसमें थोड़ा। तो उसकी वजह से ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किन की वजह से होता है, ये जो चैनल्स हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्या कहते हैं, क्लोरीन आयंस। तो ये जो सोडियम चैनल है, इसको क्या करता है, ये जो दवाएं हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, यानी सेल के अंदर बड़ी तेजी से नहीं जा पाएंगे। यानी ब्लॉक करने मतलब परमानेंटली ब्लॉक नहीं करते हैं, बल्कि इनकी स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं थोड़ी। और क्या करते हैं, दे स्लो डाउन हार्ट रेट, या हार्ट रेट को या हार्ट बीट को क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं थोड़ा। अब इनका इंडिकेशन क्या है, कहाँ पे इनको यूज़ करते हैं, तो इसको अरेदमिया में यूज़ करते हैं, यानी एज ए एंटी अरेदमिक ड्रग के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। और ये जो क्विनिडीन सल्फेट है, क्विनिडीन आपने पढ़ा, तो उसको मलेरिया को ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्विनिडीन को मलेरिया को ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, इनको कब नहीं देंगे, तो हाइपर सेंसिटिविटी, अगर यानी किसी को इन दवाओं से अगर बहुत जल्दी एलर्जी हो जा रहा है, या पुरानी कोई हिस्ट्री यानी उसको एलर्जी हो चुका है इससे, तब भी इसको ये दवाएं नहीं देंगे। ऐसे ही कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, अगर किसी के हार्ट वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ये दवाएं नहीं देंगे। ऐसे ही कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसमें भी नहीं देंगे। किसमें, कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसमें भी नहीं देंगे। अब ये कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, तो सडन अनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड। क्या मतलब इसका, यानी एक तरीके से ये समझिए कि ये एक तरीके से क्या है, हार्ट फेलियर है, कि जिसमें हमारा जो हार्ट है वो पूरी तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितना कि हमारी बॉडी की ज़रूरत है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, यानी समझिए एक तरीके से हार्ट फेलियर, तो उसमें भी ये दवाएं नहीं देंगे। ऐसे सीवियर हिपैटिक डिसऑर्डर, ऐसे किसी का लीवर में क्या है, किसी के लीवर में मतलब दिक्कत है, चाहे इन्फेक्शन हो, किसी भी टाइप की दिक्कत है, अगर सीवियर है वो, तो उसमें भी ये दवाएं नहीं देंगे। अब इसके डोजेस कितना देते हैं, तो क्विनिडीन, जो क्विनिडीन है इसको 100 से 200 mg देते हैं। टीडीएस का मतलब थ्राइस अ डे, यानी दिन में 3 मरतबा ओरली देते हैं, ठीक है। क्विनिडीन को 100 से 200 mg के बीच में थ्राइस अ डे दे सकते हैं, यानी दिन में 3 मरतबा ओरली। और प्रोकैनामाइड को 0.5
टू 1 g यानी 1 ग्राम पर डे, यानी आधा ग्राम या 1 ग्राम पर डे इसको दे सकते हैं ओरली। ठीक, अब जो दूसरा है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, क्या है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, तो इसका एग्जांपल क्या है अमियोडेरोन ब्रिटाइलियम। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दे प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वही मैंने बताया ना एक्शन पोटेंशियल होता है, तो ये क्या करते हैं उसके ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, यानी एक्शन पोटेंशियल अगर जल्दी जल्दी होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी क्या होगा हार्ट क्या करेगा ब्लड पंप करेगा, तो एक्शन पोटेंशियल अगर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो हार्ट रेट भी नॉर्मल होता है, तो यही क्या करते हैं ये प्रोलॉन्ग कर देते हैं, यानी उसकी टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, यानी उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल को। ठीक, दूसरा क्या करते हैं दे डिक्रीज हार्ट रेट या हार्ट बीट को ये कम कर देते हैं। तीसरा क्या करते हैं दे ब्लॉक पोटेशियम चैनल इन मायोकार्डियम, तो और ये क्या करते हैं तो ये पोटेशियम चैनल को मायोकार्डियम में ब्लॉक करते हैं। मायोकार्डियम हमारे हार्ट का मसल्स है जो बीच वाला होता है। अब इसके इंडिकेशंस क्या है, कब इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो दे आर यूज टू ट्रीट एट्रियल फिब्रिलेशन। अब ये जो हमारा जो एट्रियल है उसका फिब्रिलेशन को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। फिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है इरेगुलर और रैपिड हार्ट रेट, यानी जो हमारा एट्रियल है, आपने पढ़ा होगा हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, तो उसमें एक एट्रियल होता है, वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो एट्रियल का जो फिब्रिलेशन है, यानी एट्रियल का हार्ट रेट जो है इरेगुलर अगर हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए, या बहुत ज़्यादा रैपिड हो गया बहुत तेज़ हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए दवा देते हैं। ऐसे ही वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को भी ठीक करने के लिए दिया जाता है, यानी जो नीचे वाले जो चेंबर्स होते हैं उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, उसमें भी अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है, वो भी बहुत तेज़ हो गए या इरेगुलर हो गए, तो उसको भी ठीक करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, तो ब्रेडिकार्डिया, यानी अगर किसी को हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर लो है तो उसमें नहीं देंगे, ऐसे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में नहीं देते हैं, और ब्रोंकोस्पाज्म में अगर किसी के क्या कहते हैं लंग्स में स्पाज्म हो रहा है, ब्रोंकाई के अंदर स्पाज्म हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, तो उसमें भी ये दवा नहीं देंगे, नहीं तो और ज़्यादा क्या है स्पाज्म होने लग जाएगा, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या है एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है कि ब्रोंकोस्पाज्म भी कराता है, तो पहले से ही है और कराने लग जाएंगे तो बहुत तेज़ उसको दर्द होने लग जाएगा। इसके क्या डोजेस क्या हैं, तो अमियोडेरोन ये 400 से या 600 mg पर डे दे सकते हैं ओरली। ऐसे ही जो सोटालोल, एक इसका एग्जांपल आपने ऊपर कुछ और पढ़ा था, ये वाली जो सोटालोल है ये ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है, उसको छोड़ दिया है, तो आप इसको भी क्या है वहाँ एग्जाम्पल में सोटालोल याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें ए लगा लीजिए, ये क्या है सोटालोल, तो ये कितना यूज़ होता है 40 से 80 mg BD यूज़ होता है, यानी दिन में 2 मरतबा आप इसको यूज़ कर सकते हैं 40 से 80 mg ओरली। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या है टॉपिक हमारा, ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके नाम से आपको घबराना नहीं है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि प्लेक का फॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये आर्टरी है, ठीक। अब इसके अंदर क्या है कुछ जम गया है, मान लीजिए लिपिड आके जम गया इसमें, ठीक है। अब इस रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ब्लड यहाँ से सप्लाई हो रहा है, ठीक। तो मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो इसमें आके जम जा रहा है कोई चीज़, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, तो उस जमने को बोलते हैं प्लेक हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। समझ में आ रही बात। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेक का जम जाना, प्लेक का फॉर्मेशन होना, उसको बोलते हैं हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये जो कंडीशन है एथेरोस्क्लेरोसिस, मान लीजिए किसी को हो गया तो उसमें कौन सी दवाएं देते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब समझ लीजिए कि ब्लॉकेज, क्या ब्लॉकेज, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब समझिए ब्लॉकेज या प्लेक, क्या बोलेंगे, प्लेक जम गया, ठीक है। तो जब ये वाली कंडीशन होगी, ब्लॉकेज हो रहा है या प्लेक जम रहा है, तो उसमें कौन से दवाएं हम देंगे ताकि ये जो ब्लॉकेज है वो हट जाए, जो प्लेक जम रहा है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो खत्म हो जाए, और क्या है ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से हो सके। तो उसके लिए जो दवाएं देते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस आप समझ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। एथेरोस्क्लेरोसिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेक इनसाइड द आर्टरीज, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेक इनसाइड द आर्टरीज, ठीक।
आर्टरीज के अंदर प्लेग का बन जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और जब ये होता है तो उससे क्या दिक्कत क्रिएट होती है, विच रेड्यूस द सप्लाई ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जब ये ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ब्लड की सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, ऑक्सीजन की भी कमी होगी, और साथ में क्या, ब्लड की सप्लाई जब रुकेगी तो न्यूट्रिशन भी क्या है, पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है। तो फिर क्या होता है, दिक्कतें क्रिएट होती हैं। अब वो कौन सी दवाएं हैं जो इस दिक्कत को, इस बीमारी को, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या है, तो वो है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। इसको हम लोग स्टेटिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटिन बोलते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक एंजाइम है। ये क्या है, एक तरीके का एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एटोरवास्टेटिन और लोवास्टेटिन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, एटोरवास्टेटिन और लोवास्टेटिन। दूसरा क्या है, बाइल एसिड सिकेस्ट्रेंट। ठीक है, उसको रेजिन भी बोलते हैं। आपने फार्माकोथेरापी में पढ़ा होगा, तो उसने आपने डायरेक्ट स्टेटिन पढ़ाया, मैंने उसमें रेजिन पढ़ाया। ये उसके दूसरे नाम भी हैं, क्या, बाइल एसिड सिकेस्ट्रेंट, जिसको रेजिन भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कोलेस्टाइरामीन और कोलेस्टिपोल। क्या, कोलेस्टाइरामीन और कोलेस्टिपोल, ये जो दो है ना, इसको अच्छे से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही दवाएं हैं। और तीसरा जो है तीसरा जो टाइप है वो क्या है, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। क्या है, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसको हम लोग फाइब्रेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रेट्स। तो इसका एग्जांपल क्या है, क्लोफाइब्रेट और फेनोफाइब्रेट, ट्राइग्लिसराइल सिंथेसिस एंड लिपोलाइसिस इनहिबिटर्स। तो इसके एग्जांपल क्या है, निकोटिनिक एसिड और प्रोब्यूकोल। निकोटिनिक एसिड और प्रोब्यूकोल, इसको हम लोग नियासिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पांचवा क्या है, कुछ अदर्स हैं जिसमें क्या आ जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब हम लोग इनमें से हर एक को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक, तो अब पहला क्या था हमारा, HMG CoA रिडक्टेज। तो ये क्या है, एक एंजाइम होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल बनाने में, जैसे जब कोलेस्ट्रॉल बनता है उसका पूरा एक पाथवे होता है, पूरा एक मतलब सिस्टम होता है, समझिए। आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखिए कि ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनने में हेल्प करता है। उसकी एक कड़ी है ये एंजाइम। अगर इस एंजाइम को रोक दिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही ये दवाएं करती हैं, जो स्टेटिन है या क्या HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर जो दवाएं हैं, वो इस एंजाइम को क्या करती हैं, रोक देती हैं। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, कोलेस्ट्रॉल बन नहीं पाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है ऐसी दवाओं के, तो एटोरवास्टेटिन बहुत फेमस दवा है, एटोरवास्टेटिन। और क्या, लोवास्टेटिन, ये याद रखिएगा। स्टेटिन्स आर मोस्ट इफेक्टिव एंड बेस्ट ड्रग टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया। तो हाइपरलिपिडेमिया को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा मतलब जो कारगर है और सबसे जो अच्छी दवा मानी जाती है, वो कौन सी होती है, स्टेटिन, यानी HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक, अब ये हाइपरलिपिडेमिया क्या है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ इतना जानिए कि जब लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। और जब लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है तब वो क्या होती है, हमारी आर्टरीज के अंदर या वेंस के अंदर क्या है, वो डिपॉजिट होना शुरू होती है, जमा होनी शुरू हो जाती हैं। जब वो जमा होती है तो फिर प्लेग का फॉर्मेशन होता है। दे आर यूजुअली गिवन इन इवनिंग। और ये जो दवाएं हैं ना, ये खास तौर से दी जाती हैं शाम के वक्त। किस में देते हैं, शाम के वक्त देते हैं, रात में देते हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस अकर्स मेनली इन नाइट। इवनिंग में क्यों देते हैं, तो इसलिए कि जो कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो खास तौर से रात के वक्त में बनता है। तो उसमें क्या है, शाम में जब ये दवा आप दे देंगे तो फिर क्या है, दवा या आपकी बॉडी के अंदर मौजूद रहेगी तो कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देगी, इस एंजाइम को क्या करेगी, रोक देगी, इस पे जाके बाइंड कर लेगी खुद, और ये एंजाइम फिर क्या अपना काम नहीं कर पाएगा। अब कितना देते हैं, तो 10 से 20 mg पर डे ये दवा आप दे सकते हैं। ठीक है, एटोरवास्टेटिन 10 से 20 mg पर डे आप ये दवा दे सकते हैं। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, क्या करते हैं, तो दे स्लो और इनहिबिट दी प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोक देते हैं या प्रोडक्शन को रोक देते हैं इसके। दूसरा, दे डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, और ये क्या करते हैं, एक तो ये उसको प्रोडक्शन को रोकते हैं, दूसरे ये कोलेस्ट्रॉल को लो भी करते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। और किसको कम करते हैं, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी कम करते हैं। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी कम करते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर, यानी हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, और ये दिक्कत उसी वक्त ज़्यादा होती है जब ये लिपोप्रोटीन जो है
या लाइपोप्रोटीन जो हैं वो जब हमारे ब्लड के अंदर आते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे ब्लड के अंदर जब आता है तभी क्या है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे ब्लड के अंदर इस चीज़ों को घटाते हैं, ठीक है। ये जो स्टेटिन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को घटाते हैं हमारे ब्लड के अंदर से, ठीक है। ब्लड के अंदर से निकाल के समझ लीजिए बाहर करते हैं उनको। अब ये ना पूछेगा कि ये LDL क्या है, VLDL क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो आप उसको जाके बायोकेमिस्ट्री वाली जो क्लासेज हैं उसको देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और क्या करते हैं, दे इंक्रीज HDL इन प्लाज्मा, और ये क्या करते हैं HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या करते हैं बढ़ाते हैं। ये जो चीज़ें है ना LDL और VLDL ये क्या करते हैं कोलेस्ट्रॉल को खींच के लाते हैं, समझ में आ रहा है। ये कोलेस्ट्रॉल को खींच के ब्लड के अंदर लेके आते हैं, और फिर क्या होता है जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है प्लेक का फॉर्मेशन होता है। और जो HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है ये क्या करता है जो कोलेस्ट्रॉल को है उसको बाहर निकालने का काम करता है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, और इनको हम लोग बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस होता है LDL, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, और इसको हम लोग बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और क्या करते हैं ये, दे प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स के अंदर लिपिड के डिपोजिशन को यानी उसको जमा होने को रोकते हैं, तो उससे क्या होगा प्लेक का फॉर्मेशन नहीं होता है। इंडिकेशन क्या है, इसको कब कब यूज़ करते हैं हम लोग, तो दे आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरलिपिडेमिया, यानी हाइपरलिपिडेमिया हो गया, ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो रही है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ही दे आर यूज टू रेड्यूस द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI मोबाइल नहीं है, MI मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आप कई बार पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो उसके क्या है रिस्क को, उसके खतरे को ये दवाएं क्या करती हैं कम कर देती हैं, क्योंकि ये लिपिड का फॉर्मेशन नहीं होने देंगी, तो क्या है ब्लड की सप्लाई जो हमारा मायोकार्ड जो हमारा हार्ट है वहाँ तक ब्लड की सप्लाई आसानी से होती रहेगी, तो ये दिक्कत नहीं आएगी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। और क्या करते हैं ये, दे आर यूज टू रिमूव प्लेक इन ब्लड वेसल्स, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर खासतौर से आर्टरीज के अंदर अगर प्लेक हो गया है, अगर प्लेक का फॉर्मेशन हो गया है, ब्लॉकेज हो रहा है, तो उसको रिमूव करने का काम भी ये दवाएं करती हैं। स्टेटिन, एटोरवास्टेटिन और लोवास्टेटिन और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या, ये दवाएं कब नहीं देते हम लोग, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लीवर डिसीज, यानी अगर लीवर में किसी को दिक्कत है तो ये दवाएं नहीं देंगे। ऐसे ही इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, और वो महिला वो औरत जो प्रेग्नेंट है और जो बच्चे को दूध पिला रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको ये दवाएं नहीं देंगे। एंड इन हुम इज़ हाइपर सेंसिटिविटी टू इट, और ऐसे लोगों को भी नहीं देंगे जिनको क्या होता है इससे बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को भी ये दवाएं नहीं देंगे। इसके डोजेस क्या है, तो एटोरवास्टेटिन आपको मालूम है 10 से 20 mg पर डे देंगे, ठीक है, 10 से 20 mg पर डे दे सकते हैं। ऐसे लोवास्टेटिन को 20 से 80 mg पर डे दे सकते हैं आप। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था आपने वो पढ़ा था बाइल एसिड सेकेस्ट्रेंट, क्या पढ़ा था बाइल एसिड सेकेस्ट्रेंट, इसको हम लोग रेजिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि ये जो बाइल एसिड है ये सेकेस्ट्रेंट, ये क्या करता है, ये सेकेस्ट्रेंट का मतलब ये समझ लीजिए कि अलग करना, सेकेस्ट्रेंट का मतलब ये होता है अलग करना, सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपने पढ़ा होगा ये बाइल जूस, और आपने पढ़ा होगा कि बाइल जूस के बारे में कि वो कहता है लिपिड के डाइजेशन में काम आता है, फैट के डाइजेशन में काम आता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। और बाइल जूस के अंदर क्या होता है, बाइल जूस असल में कोलेस्ट्रॉल होता है, समझ में आ रही बात, कोलेस्ट्रॉल होता है असल में, बाइल जूस क्या होता है एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो फैट के डाइजेशन में काम आता है, ठीक। तो वो क्या होता है लीवर में बनता है और फिर वहाँ से रिलीज होकर गॉल ब्लैडर में आता है और फिर वहाँ से इंटेस्टाइन के अंदर आता है, ठीक। तो अब फिर वापस क्या होता है रीएब्जॉर्ब होकर वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच सकता है। तो इस तरीके से जो वो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होगा, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अगर बढ़ेगी तो दिक्कत करेगा। तो ये जो दवाएं होती हैं बाइल एसिड सेकेस्ट्रेंट, ये क्या करती हैं ब्लड में, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में तो आएगा अपना काम करेगा, लेकिन दोबारा से इसको रीएब्जॉर्ब होने नहीं देती हैं, यानी दोबारा से इसको ब्लड के सर्कुलेशन में नहीं पहुंचने देती हैं, बल्कि उसको क्या करती हैं बाहर निकाल देती हैं, क्या करती हैं फीसेस के रास्ते से उसको क्या करवाती हैं बाहर निकाल देती हैं। तो इस तरीके से ये दवाएं क्या है काम करती हैं, ठीक।
तो इसका एग्जाम्पल क्या आपने पढ़ा, कोलेस्टाइरामीन और क्या कोलेस्टिपोल, कोलेस्टाइरामीन और कोलेस्टिपोल, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, दो याद कर लेते हैं आपके लिए क्या सफिशियंट है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दे बाइंड विद बाइल, तो ये जो मतलब ये जो दवाएं हैं, ये जो रेजिन्स हैं, ये क्या करती हैं, ये बाइल जो जूस है, जो बाइल जूस है उसके साथ बाइंड करती हैं, और फिर जब उसके साथ बाइंड करती हैं तो फिर क्या हो जाता है, प्रिवेंट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल फ्रॉम जीआईटी, तो जीआईटी से फिर क्या इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। समझ में आ रही है ना बात, कि ये अपना काम तो कर देता है, फैट को तोड़ देता है, फैट का डाइजेशन करवा देता है, फिर अब दोबारा से ये क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ये फिर हमारे ब्लड फिर से ये क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच जाता है। तो ये जो दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, इसको रीएब्जॉर्ब नहीं होने देती, इसके साथ बाइंड कर लेती हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है और रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ब्लड के अंदर नहीं पहुंच पाता है, बल्कि क्या होता है, फीसेस के थ्रू, टट्टी के थ्रू बाहर निकल जाता है ये। इसका इंडिकेशन क्या है, कब यूज करते हैं, तो दीज आर यूज टू मेंटेन और रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए ये भी क्या होती है, यूज होती है। ठीक, और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये कब नहीं दे जाएंगे, तो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट हैव कंप्लीट बाइल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, इसको ऑब्स्ट्रक्शन कर लीजिए, क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, क्या है ये, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब समझिए रुकावट। तो ये यानी ये दवाएं उस आदमी को नहीं देंगे जिसका बाइल जूस क्या है, पूरी तरीके से बन नहीं रहा है, बिल्कुल बाइल जूस उसका क्या है, मतलब जिसकी बॉडी के अंदर बाइल जूस नहीं बन रहा है, यानी उसका लीवर वगैरह मान लीजिए डैमेज है, बाइल जूस बिल्कुल नहीं बन रहा है, उसी को बोलेंगे कि कंप्लीट बाइल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी बिल्कुल वो रुकावट हो गई है, गिरावट हो गई है उसके अंदर, वो नहीं बन रहा है, तो ऐसे आदमी को नहीं देंगे। वरना अगर वो कुछ खाएगा इस टाइप की चीज़ें, फैट वगैरह खाएगा तो उसका हजम नहीं होगा, तो क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा गैस वगैरह बनने लग जाएंगी, तो बहुत दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। तो ऐसे आदमी को ये दवाएं नहीं देंगे जिसको क्या है, बाइल जूस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब इसके डोजेस क्या हैं, तो जो है कोलेस्टाइरामीन वो 4 mg पर डे दे सकते हैं, ठीक है, इन स्टार्टिंग में। यानी ऐसा होता है कि दवाएं लंबे समय तक चलती हैं, ये जो दवाएं हैं ऐसा नहीं कि एक दिन में 2 दिन में आपने 1-2 गोली खा ली तो ठीक हो गया, बल्कि ये क्या है, ये डॉक्टर आपके जो है वो सेट करते हैं कि कितनी दिन तक ये दवाएं चलेंगी। तो जो स्टार्टिंग में देते हैं वो कितना देंगे, 4 mg पर डे दे सकते हैं, वो भी क्या है, इन डिवाइडेड डोज, ये नहीं कि एक ही बार में 4 mg दे देंगे, ये समझ में आ रही बात, बल्कि क्या करेंगे, 1 mg एक बार देंगे, फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद कहेंगे कि 1 mg ले लीजिएगा। इस तरीके से क्या है, ये दवाएं एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर 4 mg आप इसको यूज़ कराएंगे, या तो 2 mg दे दिया और फिर 12 घंटे के बाद 2 mg दे दिया, तो इस तरीके से आप ये दवाओं को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसका मतलब होता है डिवाइडेड डोज, ठीक। और जो कोलेस्टिपोल है ये 2 से 16 mg क्या है पर डे दे सकते हैं इन डिवाइडेड डोज के अंदर, एक ही बार नहीं देना आप। अब तीसरा जो टाइप था वो क्या था, फाइब्रेट्स। इनका एग्जांपल क्या है, क्लोफाइब्रेट और फेनोफाइब्रेट, ठीक है, क्लोफाइब्रेट और फेनोफाइब्रेट। ये जो दवाएं फाइब्रेट्स, ये दवाएं क्या करती हैं, तो एक तरीके से समझिए कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है उसको ये हेल्प करती है, उसको बढ़ाती हैं, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये कम करती हैं जाती है। आपको मालूम है कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल को खींच के ब्लड के अंदर लेके आती हैं, और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती हैं वो ब्लड से क्या है, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने का काम करती हैं। तो ये जो दवाएं हैं ये क्या करती हैं, ये HDL को बढ़ाती हैं और LDL को क्या करती है, कम करती हैं। तो इस तरीके से ये दवाएं इस दिक्कत के अंदर, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर काम आती हैं। तो इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दे रेड्यूस ब्लड LDL एंड ट्राइग्लिसराइड। तो ये क्या हमारे ब्लड के अंदर LDL को कम करती हैं और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती हैं। ट्राइग्लिसराइड भी क्या है, फॉर्मेशन कराने में काम हेल्प करता है, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए। अब ये कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आप उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। फार्माकोथेरापेटिक भी मैंने इसको पढ़ाया है, और आपका जो बायोकेमिस्ट्री है उसके अंदर भी मैंने इसको पढ़ा रखा है, ठीक। दे इंक्रीज HDL इन ब्लड, और ये क्या करता है, HDL को बढ़ा देता है। फिर क्या करता है, दे रेड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो इस तरीके से ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है तो फॉर्मेशन नहीं होता है हमारे आर्टरीज के अंदर, और अगर हुआ है पहले से तो वो क्या होता है, रिमूव होता है, कम होने का काम होता है उसका। इंडिकेशन क्या है, इसको कब यूज़ करते हैं, तो दीज आर यूज टू ट्रीट टाइप 3 हाइपरलिपिडेमिया। जो टाइप 3 जो थर्ड टाइप का हाइपरलिपिडेमिया होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, देते हैं। और ये टाइप 3
हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, तो ये जो जेनेटिक फैक्टर की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो हाइपरलिपिडेमिया होता है उसको हम लोग टाइप 3 हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं। एंड दीज आर यूज विद स्टेटिन, और जो स्टेटिन दवाएं हैं उसके साथ में इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इन पेशेंट विद हाई रिस्क ऑफ CHD। और ये जो दवाएं हैं फाइब्रेट्स, इसको स्टेटिन के साथ में मिला के यूज़ किया जाता है, कॉम्बिनेशन में स्टेटिन के कॉम्बिनेशन में इसको हम लोग यूज़ करते हैं उन पेशेंट के अंदर जो क्या है हाई रिस्क पर हैं, किसके, CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिसऑर्डर, यानी जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं ये उसमें अगर लगता है ब्लॉकेज हो रहा है, प्लेक बन रहा है, तब उसके साथ में इन दवाओं को मिला के देते हैं उसको रिमूव करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इन लीवर डिसऑर्डर, अगर लीवर में किसी को दिक्कत है तो ये दवा नहीं दी जाएगी, और क्या गॉल ब्लैडर में अगर दिक्कत है तो ये दवा नहीं दी जाएगी। इसके क्या कहते हैं डोजेस क्या हैं, तो क्लोफाइब्रेट एक दिन के अंदर 1.5 से 2 ग्राम इसको हम लिख दे सकते हैं इन डिवाइडेड डोज, और फेनोफाइब्रेट को 50 से 150 mg पर डे दे सकते हैं, 50 से 150 mg, ये mg है ये g है, इसका ध्यान रखिएगा। अब तीसरा जो चौथा टाइप था वो था ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड लिपोलाइसिस इनहिबिटर्स। तो ये जो दवाएं होती हैं वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड के बनने को रोकती हैं और लिपोलाइसिस को रोकती हैं। ट्राइग्लिसराइड आप जान गए कि ये ट्राइग्लिसराइड भी क्या करता है, एक तरीके ट्राइग्लिसराइड भी क्या है, ये क्या है प्लेक फॉर्मेशन में काम करता है, तो उसको बनने से, ट्राइग्लिसराइड को बनने से भी रोकती हैं, और क्या करती हैं लिपोलाइसिस को रोकती हैं। लिपोलाइसिस का मतलब लिपिड जब टूटता है तो उसमें से ट्राइग्लिसराइड बनता है और दूसरी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, तो उसको भी रोकती है कि जो लिपिड है वो टूटेगा नहीं, तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेगा तो फिर क्या प्लेक का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो दवाएं हैं वो क्या करती हैं, लिपोलाइसिस को रोकती हैं, यानी लिपिड को टूटने से रोकती हैं, और क्या करती हैं ट्राइग्लिसराइड के नया ट्राइग्लिसराइड बनने से रोकती हैं, यानी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड न बने और जो लिपिड है वो न टूटे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो निकोटिनिक एसिड, क्या है निकोटिनिक एसिड और प्रोब्यूकोल, क्या है प्रोब्यूकोल। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो दीज एजेंट इनहिबिट आइदर द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, और ये दवाएं क्या करती हैं, या तो क्या है ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को रोकती हैं या लिपोलाइसिस को रोकती हैं, यानी लिपिड के ब्रेकडाउन को रोकती हैं। दूसरा क्या है, दे रिड्यूस द लेवल ऑफ LDL एंड VLDL इन ब्लड। तो ये क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको, उसके लेवल को कम करती हैं। ऐसे ही वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है उसको भी क्या है ब्लड के अंदर से कम करने का काम करती हैं। और क्या करती हैं, दे प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन ब्लड वेसल्स, और क्या है ब्लड वेसल के अंदर लिपिड के फॉर्मेशन, लिपिड के डिपोजिशन को रोकती हैं, यानी एक तरीके से प्लेक बनने को रोकती हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्लेक को ये रोकती हैं। इंडिकेशन क्या है, कब इसको यूज़ किया जाता है, दे आर नॉट यूज्ड यूजुअली ड्यू टू द अलॉट ऑफ सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स। तो ये जो दवाएं हैं इसको आमतौर से यूज़ नहीं किया जाता है, समझ में आ रही बात, इसको आमतौर से यूज़ नहीं किया जाता है कि इसलिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, इसलिए इन दवाओं को यूज़ नहीं किया जाता है। और उसमें एक 5वां जो क्लासिफिकेशन थी वो थी अदर्स, उसमें था ओमेगा, उसमें क्या था ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, एक तरीके का ये भी लिपिड ही होता है, ये एक तरीके का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, जिससे हम जो कि हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और ये भी एक तरीके का लिपिड ही होता है, एक तरीके का क्या होता है लिपिड होता है। और ये हमको मिलता है जैसे कि बादाम से, जैतून से, ऐसी जो चीज़ें हैं उससे हमको ये मिलता है, और ये हमारे हार्ट को भी क्या अच्छा करता है, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक था आपका ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस, यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।